क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक अंत्योदय अन्ना योजना और उससे रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक पे बच गया। हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो फूड सिक्योरिटी का हम लोग लास्ट सेक्शन जो है आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग ने स्टार्टिंग से मोस्टली जो फूड सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते कि फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन दिया गया था वो मेनली जो थी वो थ्री सिक्योर करने के लिए, फूड को सिक्योर करने के लिए जो था दैट वाज थ्री। वो जो ट्रिपल ए थी, ए, ये इम्पोर्टेंस था, जहाँ पे ये चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो फूड जो है ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाता है सभी लोगों के लिए। तो जैसे फर्स्ट ए जो था डिनोट्स कर रहा था एसेसिबिलिटी, जहाँ पे वो इजीली उनको फूड जो है नियर टू रिच उनके पास आसपास एरिया में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए द फूड कैन इजीली बी एक्सेस टू द पीपल। तो इसी तरह से वो एसेसिबिलिटी हो गया। फिर दूसरा था अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर वो एक्सेस होगा कब, जब वो अवेलेबल है। अगर वो है ही नहीं तो वो एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि फूड जो है अवेलेबल होना चाहिए। और थर्ड वाला जो था अफोर्डेबल, कि जो फूड्स है वो अफोर्डेबल प्राइस में अगर नहीं मिल पा रहा है, जो फूड पुअर पीपल्स जो है अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फूड शुड बी सेल एट एन अवेलेबल प्राइसेस। इट कुड बी परचेज फॉर एनीवन, जो भी चाहे उसको परचेस कर सकते, इवन द पुअर जो है उसको परचेस कर सके। तो इसी तरह से दिस थ्री ए हैज़ थ्री डायमेंशंस ए थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस थी फूड सिक्योरिटी के लिए। तो एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एसेस किया जाए। तो यहाँ पे एसेस इन द सेंस ऑफ उन्होंने क्या किया, फूड एफसीआई के थ्रू कोशिश की कि फूड को एसेस किया जाए। फिर उन्होंने फूड के एसेस करने के साथ साथ क्या किया, जब उन्होंने शुरू की थी तो एफसीआई ने सबसे पहले जब उन्होंने फूड को सिक्योर करने की कोशिश की तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने क्या बनाया, इट हैज़ मेड 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो पहला जो डिपार्टमेंट्स बनाया था उन्होंने वो था बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक्स जहाँ पे वो स्टॉक्स को जो है सिक्योर रखेंगे इफ़ एनी एरिया इन द कंट्री आर इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, वहाँ पर, या फिर डेफिशिएंसीज बोल सकते हैं कि वहाँ पे फूड जो है बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज में है, प्रोडक्शंस नहीं हुआ है, तो वो एरिया में बफर स्टॉक्स के थ्रू उनको अवेलेबल करवाया जाएगा, एक्सेस करवाया जाएगा एट अ रीजनेबल प्राइस, ताकि वो अफोर्ड कर सके। तो अवेलेबल एंड अफोर्डेबल्स भी आ गया इसमें, है ना। तो इस तरह से फिर दूसरा था पीडीएस। नाउ पीडीएस जो है, तो वन स्टॉक हैज़ बीन गिवन टू द बफर स्टॉक्स एंड द नेक्स्ट वन इज टू द पीडीएस, पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके थ्रू काम करता है, ये काम करता है राशन शॉप के थ्रू। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इन्हें रीजनेबल प्राइजेस में लोगों को फूड जो है एक्सेस करवाने के लिए, सिक्योर करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ राशन कार्ड्स। तो यहाँ पे राशन कार्ड जो है थ्री टाइप्स ऑफ वी हैव सीन। फर्स्ट वाला था AAY, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अंत्योदय अन्ना योजना AAY। तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनके लिए अब प्राइजेस जो होता है बहुत ही लो होती है, एनीवन कैन अफोर्ड। दैट वाज सीनियर सिटीजन्स जो भी होते हैं, ये सारे जिनके पास अर्निंग का कोई भी जरिया नहीं होता है, वो भी इसको परचेस कर सकते हैं। दैट इज़ 1 to 2 रुपीज़ पर केजी इस रेट पे उनको मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड देन थर्ड वन इज APL अबव पॉवर्टी लाइन। इसके अकॉर्डिंग ये कार्ड्स जो है राशन कार्ड गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके बेस पे उनको उसके प्राइजेस भी है। अब इसी के अकॉर्डिंग एनी वन कैन परचेज द फूड फ्रॉम द राशन शॉप्स। तो ये 3 राशन जो कार्ड्स है ये अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले AAY है, फिर BPL है, फिर APL है, ये हो गया राशन कार्ड्स। तो FCI के जो है इसके बेस पे इन्होंने 2 स्टॉक्स तैयार किए, जिसके थ्रू they are trying to solve the problems of acute shortage of food grains in the country, and no one should be deficient, that they don't have any foods
तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो पीडीएस हैज़ प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे उन्होंने विद द हेल्प ऑफ राशन कार्ड्स दे कैन ईजिली अवेल, उनको मिल सकता है। इसके साथ साथ एफसीआई जो है वो किस बेस पे जो है परचेस करते हैं। एफसीआई क्या करती है, एफसीआई जो है फार्मर्स से डायरेक्ट, एफसीआई क्या करती है, वो फार्मर्स जो फार्मर्स जो होती है उनसे वो डायरेक्ट परचेस करती है विद द हेल्प ऑफ एमएसपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है ये मोस्टली ये गवर्नमेंट फिक्स करती है और गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है, जिसके थ्रू ये तब होता है जब वीट मोस्टली जो ग्रेन्स होती है सोइंग पीरियड से पहले होती है। तो सोइंग पीरियड से पहले एमएसपी फिक्स कर देती है और उसी एमएसपी प्राइस से एफसीआई जो उसने उन एमएसपी प्राइस के थ्रू वो फार्मर से परचेस करती है। उसके बाद फिर वो स्टॉक को दैट वाज क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अंत्योदय अन्ना योजना के उस टॉपिक पे। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैंने वापस से एक बार रिव्यू करवाया। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे टॉपिक्स, आज की टॉपिक्स पे। तो AAY वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2000, जहाँ पे मेनली फोकस किया गया था कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो अंडर दिस स्कीम देखा गया 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग BPL फैमिलीज जो है उसे रखा गया है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वे आइडेंटिफाइड कि ये फैमिलीज जो है इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिया फूड इनसिक्योर है, उनके पास फूड नहीं है, तो इस फैमिली को, इस जो भी पॉपुलेशन है इसे हम कैसे सिक्योर करें। सो इट वॉज launched AAY for that. तो poor family were identified by the respective state rural development department through BPL. तो यहाँ पे BPL सर्वे जब करवाया गया उसके बेस पे ये चीज़ें फाइंड आउट की कि कितने सारे पुअर फैमिलीज है जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते। Now 25 kilogram of food grains were made available to each eligible families at a highly subsidized rates of 2 रुपीज़ पर केजी फॉर वीट एंड 3 रुपीज़ पर केजी फॉर राइस। तो इसी तरह से तो ये सब्सिडीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सब्सिडीज़ हाईली सब्सिडाइज किया गया रेट को। तो इसी तरह 2 kg 2 रुपीज़ पर केजी वीट एंड 2 रुपीज़ पर केजी राइस 3 रुपीज़ पर केजी राइस जो है अफोर्डेबल करवाया जाए उनको। फिर दिस क्वांटिटी हैज़ बीन इनहेंस फ्रॉम 25 to 35। तो 25 पहले था, उसके बाद 35 kg कर दिया गया, सारे फैमिलीज़ को उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रॉम अफेक्टिव जो था 25 था, 35 किया हुआ 2002 से इसे अफेक्ट कर दिया गया, तो मतलब 10 kg इंक्रीज कर दिया गया इनके लिए। फिर द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख BPL फैमिलीज। तो इस जो स्कीम से इसके और एक्सपेंड किया गया और बड़ा किया, जहाँ पे पहले 1 करोड़ थी वहाँ पे और एडिशनल 50 लाख BPL फैमिली को भी इंक्लूड किया गया इन 2003 में एंड 2004 में। सो दैट बिकॉज दैट फैमिली ऑल्सो दे आर नॉट बीन एबल टू अफोर्ड द फूड एट अ दैट प्राइस, रिजनेबल प्राइस जो भी थी उससे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो इसी तरह से देखा गया विद दिस इंक्रीजमेंट 2 करोड़ फैमिलीज हैज़ बीन कवर्ड अंडर दिस AAY। तो इसी तरह से 50 लाख इन 2003 एंड 50 लाख इन 2004 जब ये ऐड किया तो कितनी करोड़ हो गए, पहले ऑलरेडी 1 करोड़ था, तो ये 2 करोड़ फैमिलीज जो है इस स्कीम्स के अंदर दे आर गेटिंग फूड। इट मीन्स दे आर सिक्योर नाउ, उनको फूड्स जो है अब अवेलेबल हो रहा है, गवर्नमेंट्स ने इस स्कीम के थ्रू उन्हें फूड को अवेलेबल करवाया। सब्सिडीज इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू produce to supplement the market price of the commodities. Now what is subsidies? ये मोस्टली आता है गवर्नमेंट जो उनको कंसेशंस देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दैट टाइप, जैसे हम कंसेशन के जैसे भी बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो उनको छूट देती है, बहुत ज़्यादा जो मार्केट प्राइस होती है उससे बहुत कम प्राइस में उनको वो चीज़ें मिलती है, ग्रेन्स जो भी चीज़ें उनको चाहिए अफोर्ड नहीं कर पाते, विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज़ वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सब्सिडीज़ can keep consumer price low while maintaining a higher income for domestic producers. तो इसी तरह से सब्सिडीज क्या हो सकती है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं वो चीज़ें को प्राइस को कम कर देगी और हमारा जो इनकम्स होगा वो थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि हम पैसे पहले क्या कर रहे थे कि वो कंज्यूम वाले प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे थे, तो अब कंज्यूम वाला प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली अवेलेबल है सब्सिडीज़ के प्राइस में, तो
जो इनकम्स होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और भी चीज़ें जो चाहिए होगी उसके लिए, ठीक है। नाउ in July 2002, the stock of wheat and rice with FCI was 63 million tons. तो ये थोड़ा सा दैट वाज डाटा बताया जा रहा, अपडेट किया जा रहा है कि कितने सारे जो फूड ग्रेन्स है, कितने सारे FCI ने सिक्योर किया था, किस तरह से काम किया था उन्होंने। तो यहाँ पे 2002 में कहा गया कि उन्होंने वीट और राइस को जो है FCI ने फूड को स्टॉक किया था 63 मिलियन टन्स, फिर विच वॉज मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स ऑफ 24.3 मिलियन टन्स। तो बफर जो स्टॉक होती है मोस्टली सबका एक होता है मिनिमम कि हमें कितना स्टोर रखना चाहिए, तो उससे कहीं ज़्यादा, तो ये 24.3 मिलियन टन कहा गया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने स्टोर किया था। द स्टॉक रिमेन कंसिस्टेंटली हायर देन द नॉर्म्स, तो बफर स्टॉक्स के नाम से जो भी रखा जाता था उससे बहुत ज़्यादा ये। फिर आता बाय द स्टॉक eased after 2002 and 3 as the government undertook relief operation because the year was declared as drought year due to the failure of the monsoon। तो उसी तरह से उसी स्टॉक्स में यूज़ किया गया क्योंकि उसी साल गवर्नमेंट ने रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि उस ईयर जो था ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मानसून्स। सो द सिचुएशन इम्प्रूव्ड। तो सोचो अगर वो स्टॉक अच्छा नहीं होता, उन्होंने अच्छे से स्टोर नहीं किया होता, तो जो कंट्री में पॉपुलेशन थी हमारी, दे कैन ईजली बीन सफ़र्ड, वो उनको बहुत सफ़र करना पड़ता। तो सिचुएशन उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ बिकॉज द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी मेड द स्टॉक इसके लिए। सो द सिचुएशन इम्प्रूव्ड विद द PDS सिस्टम ऑल्सो अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, उस स्कीम्स के थ्रू भी अवेलेबल करवाया गया। The storage of massive food stock has been responsible for high carrying cost in addition to wastage and decaying of grain quality। तो इसी तरह से सिचुएशन जो इम्प्रूव किया गया PDS के थ्रू, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो स्टॉक्स के पास बहुत कुछ होती है, बहुत ज़्यादा मैसिव स्टॉक्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो इससे बच सकते हैं कि जो मार्केट में अगर उनको पता चल जाता है कि वो ज़्यादा मेनली जो है शॉर्टेज है, तो वो क्या करेंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे। शॉर्टेज के कारण डिमांड्स को पता है कि लोगों को फूड चाहिए, तो प्राइसेस ब्लैक मार्केटिंग स्टॉक्स को रखते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें इससे बच सकते हैं। फिर फ्रीजिंग ऑफ MSP फॉर अ फ्यू ईयर्स इज ऑल्सो मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। फिर गवर्नमेंट ने मेनली MSP को फ्रीज करके रखा था कि इसी प्राइस में ही उन्हें रखना है, करना है। तो ये भी कभी समटाइम्स इट इज़ गुड फॉर द फार्मर, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नॉट, क्योंकि इफेक्टिव हो जाती है और उन्हें मोस्टली बेनिफिट्स जो है तब नहीं मिल पाता। तो इसे कहा गया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास जो स्टॉक इतना ज़्यादा हो गया था और कुछ स्टॉक्स ख़राब भी हो रहे थे, तो उन्होंने MSP को फ्रीज कर दिया कि इसी प्राइसेस में उनको परचेज करना है। सो द इंक्रीज फूड ग्रेन्स procurement at increased MSP is the consequence of the pressure exerted by leading food crops, leading states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh। ये states जो है सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स, क्योंकि ये मोस्टली स्टेट्स है जो वहाँ पे राइस एंड वीट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेट्स मोस्टली अगर MSP उन्होंने कर देंगे तो इनको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सरप्लस स्टोर करते हैं, तो इनको प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए। मोवर एज द procurement is concentrated in a few prosperous areas, Punjab, Haryana, Western UP, Andhra Pradesh, and to a lesser extent in West Bengal, and mainly limited to two crops, wheat and rice. Increasing as MSP has induced farmers to divert land from production of core grains of the poor to the production of rice and wheat। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने कंसंट्रेट किया और उन्होंने MSP की छूट दी और सिर्फ मेनली फूड एंड राइस, दैट वाज वीट एंड राइस पे ज़्यादा प्रेशराइज किया। तो अभी जो हरियाणा, इतने सारे जो ये स्टेट्स जो प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा इनके पास सरप्लस, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन कुछ वेस्ट बंगाल में भी देखा गया। तो ये दो क्रॉप्स, लेकिन ये दो क्रॉप्स के अलावा भी पुअर जो है दे कंज्यूम्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये तो मोस्टली स्टेपल फूड्स होते थे, तो MSP जो थी फार्मर्स उन्होंने अपनी डाइवर्ट की, इसके अलावा भी MSP बाकी चीज़ों में भी मिलना चाहिए। तो इसी तरह से, लेकिन ये जो है मेनली उनका स्टेपल फूड होता है, तो ये स्टेपल फूड जो मेन फूड होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मेनली इन पे फोकस किया। बट स्लोली
it has been giving subsidies to others grains also. Now the intense irrigation in rice cultivation has also lead to environment degradations. तो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम्स राइज हो रही है, साथ साथ ये भी चीज़ें देखा गया कि जो HYV सीड्स हम लोग यूज़ कर रहे तो HY सीड्स जो होती है हाइब्रिड्स है, तो इसमें वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा नीडेड है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल. जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती थी उसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता था जितना अभी HYV सीड्स में चाहिए होगा. तो इसीलिए इससे क्या हो जाता है कि हम जो हमारा आसपास वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती, वाटर की वेस्टेज भी होती है. तो इसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, उनकी डिस्ट्रक्शंस होती है, डिग्रेडेशन में उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है. तो ये भी हमारे लिए एक सीरियस मैटर्स है एंड हैज़ इंडेंजर्ड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दिस स्टेट्स. तो ये स्टेट सबसे ज़्यादा पहले इन्होंने अपनाया था और इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस किया था, जिसके कारण वो जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए ताकि वो प्रोडक्शंस को ख़राब ना करे, फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो सॉइल्स डिग्रेडेट हो गया. तो ये चीज़ें भी है जो नेगेटिव इफेक्ट्स कर रहा है. तो इसी तरह से इस डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए, कैसे इसे हम बचाएं, तो दैट इज़ ऑल्सो सीरियस मैटर्स. सर इंडेंजर द सस्टेबिलिटी ऑफ द, तो इससे अगर इसी प्रोसेस में, तो इसलिए देखा गया सबसे ज़्यादा लैंड जो है डिग्रेडेट हुई है ये इन्हीं स्टेट्स की हुई है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड लेसर इन वेस्ट बंगाल, बिकॉज द यूज ऑफ दैट HYV सीड्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, इतना ज़्यादा सरप्लस एंड दे आर गेटिंग द सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो फॉर ऑल दीज रीजन्स ये चीज़ें जो थी जिसके लिए देखा गया कहीं ना कहीं ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमने अपने एग्रीकल्चर्स को और उसे एंडेंजर्ड में डाला है. तो अभी सॉल्यूशंस क्या, दैट वी शुड यूज़ आवर अगेन ऑर्गेनिक मेथड. अभी वापस से ऑर्गेनिक में ही फोकस किया जा रहा है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो चीज़ें हमने इसको ख़राब कर दी उसको वापस से उसे सुधार कर सके. तो ये भी ऑर्गेनिक यूज़ करने से भी प्रोडक्शन जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दे आर अगेन देयर वाज अ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ PDS. अब प्रॉब्लम्स PDS की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, तो वो हमने देखा कि MSP के थ्रू, और जो वो देखा हम लोगों ने कि वहाँ पे फूड को स्टॉक करने के लिए गवर्नमेंट के बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आ गया और फार्मर्स भी दिए फोकसिंग ऑन फूड, राइस एंड वीट्स के ऊपर ही फोकस किया गया क्योंकि सब्सिडीज उसमें मिल रही है. तो इसी तरह से उन्होंने अपनी सॉइल्स में भी देखा गया दे डिग्रेडेट कर दिया, इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो गया. तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स आया. अब दूसरी प्रॉब्लम्स है PDS के थ्रू. तो PDS जो डीलर्स होते हैं आर फाउंड ऑफन रिस्टोरिंग टू मैल प्रैक्टिस. वो हमेशा स्टॉक को भी छिपा के रखते हैं ताकि वो बाद में उसे हाई प्राइस में बाकी लोगों को सप्लाई कर सके. तो ये मैल प्रैक्टिस मतलब वो गलत तरीका अपना रहे हैं. एंड दे आर इन्वॉल्व इन डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट द बेटर प्रॉफिट. तो इसी तरह से वो क्या करते, जब बताते स्टॉक्स नहीं आया या ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द राशंस कार्ड पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग PDS के पास राशंस आता है. अब वो उन लोगों को तो मिला नहीं तो राशंस कैसे ख़त्म हो गया वो जिस तरह से बताते हैं. इट मीन्स ही वॉज डूइंग सम मैल प्रैक्टिस करे, गलत काम करे ताकि वो जो है मार्केट में, ओपन मार्केट में उसको बेचेंगे और उससे अच्छी प्राइजेस मिलेगी. क्योंकि राशन शॉप से तो उनको ईजिली जो प्रॉफिट होगी वो उतना होगा नहीं. तो इसी तरह से दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे. ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है PDS के थ्रू. फिर इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स. राशन शॉप्स को भी ये लोग मोस्टली क्लोज रखते हैं, एक फिक्स डे बना के रखा है कि इस डे में आना है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ें भी देखा गया इसमें प्रॉब्लम्स, क्योंकि एवरी पर्सन दे आर नॉट फ्री ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो वो चाहेंगे कि नेक्स्ट डे जाके उनको उसे वो सामान खरीद ले. तो ये प्रॉब्लम भी अराइज हो रही है. When ration shops are unable to sell a huge stock of food grains, it piles up with FCI. It is huge problems again. तो क्या हाँ यहाँ पे वापस कहा कि राशन शॉप जो है अगर नहीं बेच पाएंगे स्टॉक्स तो फिर वापस ये स्टॉक्स कहाँ पड़ा रहेगा, FCI के पास रहेगा. तो FCI के पास ऑलरेडी पहले से स्टॉक है तो FCI तो इन स्टॉक्स को क्लियर करने की कोशिश करी है राशन शॉप्स के थ्रू, और राशन शॉप्स में वो लोग उनको बेच नहीं रहे सही से, तो दैट विल अगेन पाइल्ड अप, वो उनके पास पड़ा रहेगा. सो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम्स अगेन.
In recent time, there is another factors that had lead to decline in PDS. वो कि previously every family, whether poor or non-poor है, had a ration card with a fixed quota of items. तो सभी फैमिली के पास पुअर है या नॉन पुअर है, जैसे APL वाले या BPL वाले, सभी के पास जो राशन शॉप्स के थ्रू जो कोटा फिक्स किया गया है कि उनको राइस एंड वीट्स जो है एंड शुगर्स पर्टिकुलर इतने केजी मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही तो फिर भी रिमेनिंग बच जाता है. So these things were sold at the same low price to every family. Now the PDS of 3 different prices. Any family above the poverty line get very little favor at the ration shops. The price for APL family is almost the same as open market, so there is very little reason for them to buy these items also. तो यहाँ पर जिस तरह से TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन इंटेंशन था कि इस फैमिली को जो है प्रोवाइड किया जाए, तो लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो प्राइजेस है ना फिक्स किया गया है APL एंड BPL दोनों के लिए, लेकिन उनमें से कोई फ़र्क नहीं है APL एंड BPL फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि यही जो है APL वाले जो है प्राइजेस देखा जाता है मार्केट में जो प्राइजेस होती है वही प्राइजेस राशन शॉप में भी होती है. तो वाई दे विल गो फॉर दैट राशन शॉप्स मेंटेनिंग अ ह्यूज क्यू में खड़े होंगे, देन दे विल वेट फॉर दैट व्हेन दैट मार्केट दैट वाज शॉप विल बी ओपन. तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाके राशन शॉप से नहीं लेके मार्केट से खरीद लेते हैं. तो ये चीज़ें भी रीजंस देखा जाता है कि फूड सिक्योरिटी के पास जो FCI के पास वो पाइल्ड अप हो जा रही है. तो ये सारा नेगेटिव चीज़ है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट ईजिली लोगों को प्राइस अच्छी प्राइस में मार्केट से कम प्राइस में एक अफोर्डेबल प्राइस में ईजिली उन्हें मिलने, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सॉल्व होना. द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी. तो इसके साथ साथ कोऑपरेटिव्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है टू सिक्योर द फूड फॉर द पुअर. तो इन प्रेजेंट सिनेरियो में देखा गया कोऑपरेटिव जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है फूड सिक्योरिटी के लिए, एंड ये मेनली साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट में देखा गया ऑफ आवर कंट्री, साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में. तो वहाँ पर राशन शॉप्स जो है एकदम ये देखा गया कि कोऑपरेटिव जो है राशन शॉप्स के जैसे ही लोअर प्राइस में पुअर पीपल्स को जो है दे आर सेलिंग द राशन. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस जो होता है, जो राशन शॉप प्राइजेस देती है उसे बोला जाता है फेयर प्राइस. ठीक है, तो राशन शॉप्स के थ्रू जो प्राइजेस मिलती है तो उसे कहा जाता है फेयर प्राइस. तो ये फेयर प्राइस कौन देता है, ये राशन शॉप्स देती है. तो राशन शॉप्स की जो प्राइजेस होती है उसको फेयर प्राइस के नाम से कहा जाता है. ठीक है, तो वापस से राशन शॉप्स में जो प्राइजेस लोग प्राइजेस के थ्रू जो परचेस करते हैं उस प्राइजेस को फेयर प्राइस के नाम से कहा जाता है. तो इस तरह से वो लोग जो है फेयर प्राइस शॉप रनिंग इन. तो इसी प्राइजेस में देखा गया कोऑपरेटिव जो है तमिलनाडु में दे आर गिविंग राशन इन दैट फेयर प्राइस. अबाउट 95% जो है वहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो कोऑपरेटिव से परचेस करते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है राशन शॉप के जैसे ही फेयर प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट्स कर रही है. तो 94% populations they are collecting that was their grains from the cooperatives. फिर इन दिल्ली है, फिर मदर डेयरीज है, ये सारे जो है वेजिटेबल्स मोस्टली वेजिटेबल्स एंड मिल्क, तो ये भी मदर डेयरीज क्या है वो कोऑपरेटिव है. तो यहाँ पर भी वो लोग रीजनेबल प्राइस में देती है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है. तो मिल्क एंड वेजिटेबल जो है कंज्यूमर को ये प्रोवाइड करती है एकदम फेयर प्राइस के अंदर. सो दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू देम टू कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन लोगों को ताकि जो है रेट को कंट्रोल में रखे, ज़्यादा महंगा ना करे. देयर इज अगेन सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव देन वी कैन सी एज अमूल इन मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात इज अगेन, जो अमूल है ये भी तो कोऑपरेटिव है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. दूसरा एग्जाम्पल है गुजरात में. तो इस तरह से अमूल भी एक कोऑपरेटिव के थ्रू वो मिल्क प्रोडक्ट्स जितने सारे हैं वो भी रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ ब्रॉट अनदर वाइट रिवोल्यूशन इन द कंट्री. तो कोऑपरेटिव ने क्या किया हमारे देश के अंदर एक वाइट रिवोल्यूशन, कि जहाँ पे ग्रेन्स जितना ही इम्पोर्टेंट था मिल्क भी इम्पोर्टेंट थी, तो सभी को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं थी. तो इसी तरह से जो रिवोल्यूशन हुआ है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये वाइट रिवोल्यूशंस के थ्रू हुआ है, इसीलिए इसको वाइट रिवोल्यूशंस के नाम से कहा जाता है. तो ये पूरे जिसके कारण दैट एवरी पर्सन दे कैन हैव मिल्क. तो यहाँ पे मैनी कोऑपरेटिव जो है वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी. तो इसी तरह से हमारे
अलग देश के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, दे कोऑपरेटिव्स है, सोसाइटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, they are working in this direction that every person should be food securer. गवर्नमेंट के साथ मिलके स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ये भी काम करिए, हैज़ फैसिलिटेट अ नेटवर्क फॉर एनजीओ। तो यहाँ पे एनजीओ के साथ मिलके वो काम करते हैं ताकि उनको जो लोगों को एक रिजनेबल प्राइस में फूड प्रोवाइड कर सके। जैसे इन महाराष्ट्र में रखा गया है फूड ग्रेन्स बैंक रखा गया है, तो इस तरह से इजीली उनको उस बैंक के थ्रू वो बैंक सिर्फ ग्रेन्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो क्रॉपिंग सीजन में ग्रेन्स चाहिए होता है वो वहाँ से परचेस कर सकते हैं रिजनेबल प्राइस में। फिर एडीएस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग ऑल्सो, तो एडीएस ने ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस कि फूड सिक्योर को कैसे किया जाए एनजीओ के थ्रू फॉर एनजीओज, ताकि वो एनजीओ जो है आगे जाके बाकियों को ये ट्रेनिंग जो बाकी फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। फिर एट प्रेजेंट ग्रेन बैंक्स आर स्लोली टेकिंग शेप्स, तो ग्रेन बैंक जैसे महाराष्ट्र में शुरू किया इस तरह से बाकी देश के अंदर और भी जगह में ये बढ़ रहे, ताकि ये जो एक अच्छा स्टेप्स है, लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, दे विल डायरेक्टली मूव टू द ग्रेन बैंक्स में जाएंगे और अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स जो है वहाँ से परचेस करेंगे। तो इसी तरह से एनजीओ, और ये किसके थ्रू किया जा रहा है, एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है। तो एंड टू दैट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन फूड सिक्योरिटी एंड दस पेइंग रिच डिविडेंड्स, तो इससे एक अच्छा फ़ायदा है कि उनको इंश्योरेंस भी मिलेगा, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ के थ्रू फूड को सिक्योर भी रखा जाएगा, डिविडेंड भी मिलेंगे, बट दैट वाज गुड अमाउंट। जिस तरह से इंसेंटिव्स होती है अलग से, थोड़ा सा अलग से कैश मिलता है उस तरह से। So the ADS Grain Bank program is regarded as a successful and innovative food security initiative. तो इसी तरह से देखा गया कि ADS जो है एक अच्छा काम कर रही है फूड सिक्योरिटी के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप है, इनोवेटिव स्टेप्स है। नाउ लेट्स रिकॉल, मतलब हमारा चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो गया है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।